नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी कैबिनेट से कई मंत्रियों की हुई छुट्टी। यूपी सरकार में अब नहीं दिखेंगे कई बड़े चेहरे, दिग्गजों को लगा जोरदार झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैफिक जाम में फंसी रह गई उमा भारती, पुलिस की भूल के चलते योगी के शपथ समारोह में नहीं पहुंची। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में फिर उठा जातीय जनगणना का मुद्दा, आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, एक बार फिर एकजुट होंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महंगाई को लेकर भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। योगी कैबिनेट से कई मंत्रियों की हुई छुट्टी। यूपी सरकार में अब नहीं दिखेंगे ये चेहरे, कई दिग्गजों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आगाज हुआ और इसी के साथ देश के सबसे बड़े सूबे में योगी राज पार्ट 2 का आगाज हो जाएगा। पिछले 37 साल में ये पहली बार होगा जब एक ही मुख्यमंत्री दोबारा पद संभालने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है और बड़े दिग्गजों का पत्ता कट चुका है उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो सबसे जरूरी नाम है वो है पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से कई पुराने दिग्गज नेताओं का पत्ता साफ हो गया है। पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन से लेकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा तक के नाम इसमें शामिल हैं जिनका पत्ता कट गया है। वहीं कई पुराने नामों को फिर से कैबिनेट में मौका मिला है। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही समेत कई जैसे बड़े नाम हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब जबरदस्त सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई दिग्गजों का पत्ता भाजपा ने साफ कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। अखिलेश यादव ने कसा भाजपा पर तंज। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि नई सरकार को बधाई है कि वो समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। बाहर से मुगल आर्किटेक्ट वाला और अंदर से खेलों के लिए सभी सुविधाओं से ये स्टेडियम लैस है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश से आ रही है। ट्रैफिक जाम में फंसी रह गई उमा भारती, पुलिस की भूल के चलते योगी के शपथ समारोह में। यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता लखनऊ पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंची थी। हालांकि उमा भारती शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नजर नहीं आई। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने अब ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाने की वजह बताई है और योगी सरकार की सफलता की कामना की है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उमा भारती ने ट्वीट कर कहा है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ आई और उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन की छोटी सी भूल के चलते शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच सकी और ट्रैफिक जाम के कारण कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में फिर उठा जातीय जनगणना का मुद्दा, आरजेडी ने सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच फिर एक बार विपक्ष की ओर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है और पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने शुक्रवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि बिहार सरकार जातीय जनगणना कब करवाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से सदन में जवाब नहीं दिया गया। स्पीकर की ओर से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं आलोक मेहता ने कहा कि सीएम नीतीश बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मिले थे। बैठक में उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से संसद में कहा गया था कि जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा था कि बिहार सरकार खुद से जातीय जनगणना कराएगी, लेकिन काफ़ी समय बीत गया
और नीतीश इस मुद्दे पर शांत हो गए। वो जातीय जनगणना नहीं करा रहे, ये दुखद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ रही है कोरोना की चौथी लहर, 7 राज्यों में फैल चुका है नया वेरिएंट। क्या है सारे लक्षण, ये आपको बताएंगे। दोस्तों दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर के मामले कम हो ही रहे थे कि कोविड-19 के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे कोरोना के प्रतिबंध हट रहे हैं, माना जा रहा है कि कोरोना महामारी खत्म हो गई, लेकिन हाल ही में जानकारी सामने आई है कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है जो चौथी लहर का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के बारे में कहा कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों के तेजी से फैलने के कारण ये स्थिति आनी ही थी। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट का नाम डेल्टा क्रॉन है, जो कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने वाले मरीजों को निगरानी में रखा गया है और इन राज्यों में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली शामिल हैं। ऐसे में ये नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं, इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों, डेल्टा क्रॉन एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है जो कि दूसरी और तीसरी लहर में आए ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के जुड़ने से ये चौथी लहर आ सकती है। आपको बता दें कि डेल्टा क्रॉन का सैंपल उत्तरी फ्रांस के एक बुजुर्ग व्यक्ति में पाया गया था। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ओमिक्रॉन और डेल्टा के रिकॉम्बिनेशन से बने इस वायरस के लक्षण वैसे ही हैं जैसे कि पिछले महामारी में थे, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और इसके अन्य लक्षणों के बारे में खोज रहे हैं। डेल्टा को कोरोना का अब तक का सबसे घातक रूप माना जाता है और डेल्टा क्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़ने से बना है। तो अगर कोई इससे संक्रमित होता है तो संक्रमित व्यक्ति को कुछ हल्के और कुछ गंभीर लक्षण महसूस हो सकते हैं। सिरदर्द, तेज बुखार, पसीना आना, ठंड लगना, गले में खराश, लगातार खांसी, थकान, एनर्जी में कमी, शरीर दर्द ओमिक्रॉन के वेरिएंट के लक्षण हैं। वहीं आपको बता दें कि अन्य लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, थकान और हार्ट रेट बढ़ना है। तो दोस्तों इन लक्षणों पर रखिए ध्यान और रहिए घरों में सावधान और अपने परिवार को भी रखिए सावधान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में चाहे कितनी बार चुनाव जीता हो, पूर्व एमएलए को पेंशन एक टर्म की ही मिलेगी, मुख्यमंत्री मान ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी ही बार चुनाव जीता हो। शुक्रवार को भगवंत मान ने ये जानकारी दी। मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाना चाहिए। भगवंत मान ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और अकाली दल को लगा है। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजेंद्र कौर भट्टल समेत अकाली दल और कांग्रेसी दिग्गजों को ये बड़ा झटका लगा है, जिन्हें कई बार विधायक रहने के रुपए की पेंशन मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारे नेता हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगते हैं, कई राज नहीं सेवा की बात कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से जो हमारे नेता हैं उनको हारने के बाद 3.5 लाख से 5 लाख तक पेंशन मिलती है और खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ता है। कई ऐसे हैं जो सांसद और विधायक दोनों की पेंशन ले रहे हैं और अब एमएलए चाहे 2 बार जीते या 7 बार जीते, उसे पेंशन सिर्फ एक ही टर्म की मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन से जो करोड़ों रुपया बचेगा उसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा। कई विधायकों की फैमिली पेंशन भी बहुत ज़्यादा है, उसे भी कम किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात, दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी जुबानी जंग, हुई ट्वीट्स की बौछार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार के 2 शिक्षा मंत्री के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई है। भाजपा की गुजरात इकाई और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर गुजरात और दिल्ली की शिक्षा प्रणाली की तुलना की। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में गुजरात भाजपा इकाई ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की शिक्षा नीतियों की आलोचना की और कहा कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी को ओपन डिबेट में भाग लेने की चुनौती दी। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि भाजपा अब आपसे बहुत डरी हुई है, वो दिल्ली की शिक्षा और केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। मैं गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी को खुली बहस की चुनौती दे रहा हूं। वहीं दोस्तों, इस बीच कांग्रेस भी इस बहस में पीछे नहीं रही और उसने भी पार्टी शासित राज्यों में शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब से पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि मुफ्त शिक्षा को लेकर स्कूलों के आधुनिकीकरण तक छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
क्या केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा नहीं होंगे डिप्टी सीएम? विधायक दल की बैठक के बाद बढ़ा सस्पेंस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद सत्ताधारी बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा विधायक दल का नेता चुन लिया है, लेकिन अभी तक डिप्टी सीएम पर स्थिति साफ नहीं है, बल्कि विधायक दल के नेता के चयन के साथ ही इस मुद्दे पर सस्पेंस बढ़ गया है। चर्चा गर्म हो गई है कि इस बार की योगी सरकार में क्या कोई डिप्टी सीएम होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो भी कितने होंगे। ये सस्पेंस और भी तब बढ़ गया जब लखनऊ में विधायक दल के नेता के ऐलान के बाद विजयी भाषण देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम लिया तो उन्हें पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने जीत के बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट में दी महंगाई। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए अब तक कीमतों पर रोक लगाए बैठी थी भाजपा ने जीत के बाद ही जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। भाजपा के सत्ता में आते ही गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार दोगुनी हो गई है। डीजल, पेट्रोल, पढ़ाई, दवाई, रसोई गैस, खाना पीना सब महंगा हो गया है। तानाशाह बन बेतहाशा दाम बढ़ोतरी करने वाली भाजपा की जुमलों से इतर यही सच्चाई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में खूब झूठे वादे किए और लोगों को गुमराह किया। भाजपा ने होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था, अभी होली आई पर किसी को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। उज्ज्वला योजना भी पूरी तरह से फेल हो गई है और महंगी रसोई गैस की वजह से फिर घरों में चूल्हा जलने लगा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सच तो ये है कि जब जब भाजपा सत्ता में आई है महंगाई में खूब वृद्धि हुई है। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 16 महीने में 356 रुपए बढ़ गए हैं। अखिलेश यादव और पटना में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को लोगों की परवाह नहीं, राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की परवाह नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी खबरों का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा जिनमें दावा किया गया है कि पिछले 2 वर्षों में आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी के मामले बढ़ गए हैं तथा कोविड के मरीजों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में नहीं करवाया, गरीबों और श्रमिकों को न्यूनतम आय नहीं मिली, छोटे उद्योगों को डूबने से नहीं बचाया, प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हाल ही में खुशहाली से संबंधित एक वैश्विक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि संभव है कि जल्द ही भारत घृणा और आक्रोश में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए। उन्होंने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें भारत 136वें स्थान पर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की मुकेश सहनी से हुई थी डील। आरजेडी ने अमित शाह व भाजपा से मांगा जवाब। जी दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेताओं से कहा कि उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व किस तरह की डील मुकेश सहनी से हुई थी। वो कौन सी बात है जिसके बारे में मुकेश सहनी कहते हैं कि उसे सार्वजनिक करना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या बिहार में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने कोई ऐसा समझौता भी किया था जो देश के हित में नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा अपने गठबंधन के दलों का इस्तेमाल किया है और जब उनका हित नहीं सत्ता है तो उन्हें प्रलोभन और अन्य तरीकों से तोड़कर भाजपा अपने में मिलाने का कार्य करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत। 31 मार्च को होना था चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवार भी निर्विरोध जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत कुल 5 लोगों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसके बाद सभी बिना किसी विरोध के ये चुनाव जीत गए क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी दल के उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं दिया था। पंजाब से पहले सर्कल में संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे सर्कल में हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए 31 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन बिना विरोध के ही 5 उम्मीदवारों को जीता हुआ घोषित कर दिया गया क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख तक किसी का भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का ये 5 सदस्य आने वाले दिनों में राज्यसभा में दिखाई देंगे। दोस्तों, रुक करते
चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने फेंकी थी गुगली, मैं नहीं हुआ आउट, मेरठ में बोले चौधरी जयंत सिंह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह एमएलसी चुनाव को लेकर कंकड़खेड़ा के शगुन फार्म हाउस में गठबंधन कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन जब तय हुआ था तभी जग जाहिर कर दिया था कि लंबे समय तक ये गठबंधन चलेगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव भी हम साथ में लड़ेंगे। आरएलडी नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार पार्टी को सबसे ज्यादा 26 लाख वोट मिले हैं। प्रशासन के जो अधिकारी बदलाव चाहते थे उन्होंने भी खूब साथ दिया, मगर जीत की तरफ नहीं पहुंच पाए। जिन विधानसभा क्षेत्रों में गन्ना की फसल अथवा किसान आंदोलन का असर था, वहां भी आरएलडी समेत गठबंधन को काफी वोट मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में होर्डिंग लगाकर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पोस्टरों के जरिए महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शहर में पोस्टर लगाए हैं और इन पर लिखा है कि वाह रही भाजपा सरकार, टूट पड़ी जनता पर लेकर महंगाई की मार। ऐसे नारे लिखे होर्डिंग शहर में कई जगह लगाए गए हैं। देश में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ा है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर आती दिखाई दे रही है। और इंदौर शहर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्य चौराहों पर पोस्टर के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, फिल्म का प्रचार मत करो। द कश्मीर फाइल्स के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडितों पर केंद्रीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। 24 मार्च को विधानसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी गली गली में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। क्या इसीलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर लगाएं। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? बच्चे पूछेंगे कि क्या करते हो? पिक्चर के पोस्टर लगाता हूं। तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि 8 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को फ्री करो। अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री अपने आप हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो? इतना ही शौक है तो विवेक अग्निहोत्री यूट्यूब पर डाल दे अपनी सिनेमा को, सारे जने देख लेंगे और एक ही दिन के अंदर सबको कहानी पता चल जाएगी और बिजनेस नहीं हो पाएगा। कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया है। आंखें खोलो। तो दोस्तों, जबरदस्त तीखा वार किया है प्रधानमंत्री पर और कहा है कि जो सरकार एक फिल्म प्रोड्यूसर की चरणों पर जाके गिर जाए, इसका मतलब यह है कि आपके 8 साल बर्बाद कर दिए गए। सरकार ने 8 सालों में कुछ नहीं किया। और दोस्तों, एक और जो अच्छी बात केजरीवाल ने कही वो ये कि अगर आपको कश्मीर की सच्चाई हर एक जनता को, गरीब गुरबे सबको दिखानी है तो आप उस सिनेमा को यूट्यूब पर डाल दो। दोस्तों, अगर लागत 25 करोड़ भी रही होगी तो अब तक तो 100 करोड़ से ऊपर कमा लिया गया है। तो ऐसा कौन सा लालच है कि ऊपर से नीचे मंत्री से संतरी सब इसके प्रचार में लगे हुए हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना भी अतिरिक्त पैसा कमाया गया है उसे कश्मीरी पंडितों या फिर उसी संदर्भ में किसी और चीज में लगा दिया जाए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सच्चाई दिखाने के बहाने बिजनेस नहीं किया जाए? मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी को भेजा नोटिस। बजरंगबली को दलित बताने का मामला आया सामने। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता थे जो स्वयं वनवासी हैं, गिरिवासी हैं और दलित हैं, वंचित हैं। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए एक शख्स ने परिवाद लिखा दिया था और मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के निवासी नवल किशोर शर्मा ने एक परिवाद दाखिल किया और इस परिवाद में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाते हुए प्रकरण में विचार करने के लिए उनको तलब करने का अनुरोध किया था। और उनके द्वारा परिवाद में कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं और गोरखपीठ के महंत भी हैं। नवल किशोर शर्मा ने कहा था कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य देश, प्रदेश, जाति, वर्ग और धर्म समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा और बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के मौके पर लोहिया पार्क में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। डीजल पेट्रोल की कंपनियां मुनाफा कैसे कमा रही हैं, इन कंपनियों का मुनाफा कहां जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों का फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। मैंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार महंगाई बढ़ा देगी। उन्होंने एमएलसी चुनाव में हो रही गड़बड़ी पर कहा कि बीजेपी गुंडों का सहारा लेकर लोकतंत्र खत्म कर रही है। बीजेपी बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। डीएम एसपी इसमें। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।